भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए हैं। इन योद्धाओं ने अपने साहस, पराक्रम और बुद्धिमत्ता से देश की रक्षा की और अपने नाम को अमर कर दिया। इन महान योद्धाओं में से एक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनकी वीरता और शौर्य की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के प्रतापी राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था, जो उस समय चौहान वंश की राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान का बचपन से ही साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय मिला। वे चौहान वंश के प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल में अजमेर और दिल्ली पर उनका अधिकार था। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। अजमेर और दिल्ली पर उनका शासन था। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनके शासनकाल में कला, संस्कृति और शिक्षा का भी विकास हुआ। बचपन से ही वे साहसी और बुद्धिमान थे। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु ने उन्हें युद्ध कला और रणनीति में निपुण बनाया। उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ग्रहण की। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और तलवारबाजी में भी माहिर थे। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक कुशल योद्धा बनाया। पृथ्वीराज चौहान एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उनकी वीरता और शौर्य के किस्से दूर दूर तक फैले थे। वे धनुर्विद्या में निपुण थे। उनकी तीरंदाजी की कला अद्वितीय थी। उन्होंने अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस कला का कुशलता से उपयोग किया। उनकी वीरता और शौर्य के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें प्रेरणा देती है। जनता उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रेमी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की। वे एक न्यायप्रिय और प्रजाप्रेमी राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। पृथ्वीराज चौहान का नाम आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान को रायपिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। वे एक महान योद्धा और कुशल शासक थे, जिनकी वीरता और नेतृत्व के किस्से आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं सदी में हुआ था और वे चौहान वंश के एक प्रमुख राजा थे। उनके शासनकाल में अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र उनके अधीन था। वे अजमेर के शासक थे। अजमेर, जो राजस्थान में स्थित है, उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अजमेर को एक समृद्ध और सुरक्षित राज्य बनाया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी राजधानी अजमेर थी, जो शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। अजमेर में कई शिक्षण संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र थे, जहां विद्वान और कलाकार एकत्रित होते थे। पृथ्वीराज चौहान ने शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल में अजमेर एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से कार्य किए। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। वे अपने लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील और दयालु थे। उन्होंने अपने राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किए, जिससे उनकी प्रजा का जीवन स्तर ऊंचा हुआ। उन्होंने नए तालाब खुदवाए और सड़कों का निर्माण करवाया। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए, जिनमें जलाशयों का निर्माण और सड़कों का विस्तार शामिल था। इन कार्यों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली और लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबार में विद्वानों और कवियों को विशेष सम्मान दिया। उनके दरबार में कई महान कवि और लेखक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उनके दरबार में विद्वानों की उपस्थिति ने अजमेर को एक बौद्धिक केंद्र बना दिया। पृथ्वीराज चौहान स्वयं भी अच्छे कवि थे। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताओं में वीरता, प्रेम और प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। उनकी कविताएं आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें एक महान कवि के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में उनके युद्धों, प्रेम कहानियों और उनके शासनकाल की घटनाओं का विस्तार से वर्णन है। ये ग्रंथ भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पृथ्वीराज चौहान की महानता
दर्शाता है। पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं करते थे। उनकी युद्ध रणनीतियां अद्भुत होती थीं। उनके पास एक जादुई धनुष था जिसका नाम गंडीव था। कहा जाता है कि वे बिना देखे ही अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। 12वीं शताब्दी में भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा था। मोहम्मद गोरी नामक एक महत्वाकांक्षी शासक ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसने कई छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया। उसकी नजर अब दिल्ली और अजमेर पर थी। तराइन का पहला युद्ध, विजय पताका। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य को आकार दिया। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। गोरी की सेना अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थी और उसने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। दिल्ली पर आक्रमण का उद्देश्य पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण स्थापित करना था। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ उसका डटकर मुकाबला किया। पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर और दिल्ली के राजा थे, ने अपनी सेना को संगठित किया और गोरी की सेना का सामना करने के लिए तराइन के मैदान में पहुंचे। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने उनकी सेना को प्रेरित किया। यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ। तराइन का मैदान, जो आज हरियाणा में स्थित है, उस समय एक महत्वपूर्ण युद्ध स्थल था। यहां पर दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। चौहान की सेना ने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया और गोरी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह विजय भारतीय योद्धाओं की शक्ति और संकल्प का प्रतीक थी। गोरी युद्ध के मैदान से भाग गया। मोहम्मद गोरी, जो अपनी सेना की हार से स्तब्ध था, युद्ध स्थल से भागने पर मजबूर हो गया। यह पराजय उसके लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। यह पृथ्वीराज चौहान की वीरता और रणनीति की जीत थी। उनकी इस विजय ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। क्षमा का सागर, गोरी की रिहाई। तराइन के पहले युद्ध में गोरी को बंदी बना लिया गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने गोरी को जीवन दान दिया और उसे मुक्त कर दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की उदारता और महानता का प्रतीक था, लेकिन उनकी यह उदारता उनके लिए महंगी साबित हुई। छल और विश्वासघात। गोरी तराइन के युद्ध में मिली हार को भूला नहीं था। वह बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने छल से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखा और उसमें संधि का प्रस्ताव रखा। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की बातों में आकर उसकी चाल को नहीं समझा। तराइन का दूसरा युद्ध एक दुखद अध्याय। 1192 ईस्वी में गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। उसने छल से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन के मैदान में एक बार फिर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस बार गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। वीरता अमर रहेगी। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और साहस की कहानी इतिहास में अमर है। वे एक महान योद्धा, कुशल शासक और उदार व्यक्ति थे। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए।